अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन मैथ्स के ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ इजेक्टर स्प्रिंग। तो स्टार्ट करते हैं। So, the most common use of spring in an injection mold is to retract the ejector plate. जो मेन मकसद है स्प्रिंग लगाने का, उसका मकसद ये है कि जब इजेक्टर का मैकेनिज्म नॉकआउट रॉड के थ्रू आगे की तरफ मूव करे और हमारी इजेक्टर अपने पार्ट को इजेक्ट आउट करें, तो इजेक्टर मैकेनिज्म जो है वो इस स्प्रिंग की फोर्स के थ्रू जो है वो वापस रिट्रैक्ट होके अपने ओरिजिन पर आ जाए। और स्प्रिंग लगाने का मकसद ये होता है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो तेजी के साथ डन हो, बहुत फास्टली डन हो जाए। स्प्रिंग मार्केट में इंटरनेशनली मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं और आपको जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। स्प्रिंग में सबसे एक कॉमन चीज़ जो होती है, इनको डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। इस वक्त मैं यहाँ पर जैपनीज स्टैंडर्ड डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप GIS स्टैंडर्ड की स्प्रिंग सेलेक्ट करते हैं और अपने मोल्ड डिज़ाइन के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वहाँ पर जो सुपर लाइटेस्ट लोड डाई स्प्रिंग है वो पर्पल कलर का मिल जाएगा। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा लोड वाला जो स्प्रिंग है येलो, ब्लू, रेड, इस तरीके से ये इनका लोड जो है वो बढ़ता जाएगा। और आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जब भी आप स्प्रिंग की सिलेक्शन करें अपने मोल्ड के लिए, तो उसमें ये नहीं करना आपने कि आपने ज़्यादा लोड की तरफ जाना है। यानी आप नॉर्मल परसेप्शन ये है कि आप ज़्यादा लोड वाला स्प्रिंग अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी इजेक्शन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली होगी। ऐसा नहीं है, आपने एज मच एज पॉसिबल लाइटेस्ट लोड वाला स्प्रिंग सेलेक्ट करना है। और चार, नॉर्मली 4 की क्वांटिटी आप लगा रहे होते हैं, तो 4 की क्वांटिटी आपने यूज़ करनी है और अपने मोल्ड में उसको इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि आपका इजेक्टर का मैकेनिज्म जो है वो फास्टली और एफिशिएंटली जो है वो वर्किंग कर सके। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि स्प्रिंग को हम किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं और आपने कैटलॉग में से कैसे सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर GIS स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपने मोल्ड के लिए पर्टिकुलर स्प्रिंग सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले स्प्रिंग के अंदर एक आउटर डायमीटर होता है, एक इंटरनल डायमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो स्प्रिंग की टोटल लेंथ होगी विदाउट कंप्रेशन, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्री लेंथ से। सॉरी। इसके अलावा यहाँ पर प्री लोड आ रहा है। प्री लोड मीन्स कि जब भी हम अपने मैकेनिज्म, मोल्ड के मैकेनिज्म के अंदर स्प्रिंग को इंस्टॉल करते हैं, तो प्री लोड अमाउंट जो है वो कंप्रेस हुआ हुआ होता है। यानी लेट सपोज अगर इस स्प्रिंग की लेंथ जो है वो 100 mm है, और तो हमारी इजेक्टर प्लेट और कोर प्लेट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 100 नहीं होगा, वो बेसिकली लेट सपोज 110 या 115 होगा। तो वहां पर सॉरी, वो हमारा जो डिस्टेंस है वो 90 या 85 मिलीमीटर होगा। तो वहां पर हम 100 mm का जब स्प्रिंग इंस्टॉल करेंगे, तो ऑब्वियसली वो 10 से 15 mm जो है वो कंप्रेस हो जाएगा विदाउट वर्किंग। ठीक है, तो जब इंस्टॉल करने के बाद जो अमाउंट कंप्रेस हो रहा है उसे हम कहते हैं प्री लोड। इसको अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये आगे जाके स्प्रिंग की सिलेक्शन में जो है वो मदद देगा। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग लेंथ होती है। ऑपरेटिंग लेंथ मीन्स कि आपने इजेक्टर के मैकेनिज्म को ट्रैवल करवाया, तो आपका कितना अमाउंट ऑफ स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हुआ। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने इजेक्टर के मैकेनिज्म को 50 mm ट्रैवल करवाया, तो ये 50 mm जो है वो आपकी ऑपरेटिंग लेंथ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कंप्रेस लेंथ ये होती है कि लेट सपोज ये हमारे पास 100 mm का स्प्रिंग है, इसमें 10 mm जो है वो प्री लोड आ गया, तो हमारे पास ऑपरेटिंग लेंथ और कंप्रेस लेंथ मिला के टोटल जो बना वो 90 mm बन गया। मिसाल के तौर पर उसमें से हमने 30 mm जो है वो ऑपरेटिंग लेंथ कंसीडर कर ली स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद। तो उसमें से 30 mm अगर हम ऐड कर देंगे, तो वो लेट सपोज 10 + 30, तो ये 40 mm हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो कंप्रेस लेंथ बचेगी वो बचेगी 60 mm। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्प्रिंग को जो है वो एलिब्रेट करते हैं। और इनका किस तरीके से स्प्रिंग की सिलेक्शन में रोल है वो हम आगे देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्शन एंड डिज़ाइन गाइड ऑफ इजेक्टर स्प्रिंग इन मोल्ड। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमने कैलकुलेट करना होता है वेट ऑफ इजेक्टर प्लेट और रिटर्न प्लेट। यानी आपके मोल्ड के अंदर जो इजेक्टर प्लेट और रिटर्न प्लेट है, इसका हमने वेट कैलकुलेट करना है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो ये ग्राम्स में आ जाएगा। आप इसको 1000 से डिवाइड करें तो ये किलोग्राम्स में आ जाएगा। वंस हमारे पास ये वेट आ जाएगा तो इसकी मदद से हम फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी फोर्स जो है वो हमारे स्प्रिंग पर अप्लाई हो रही है। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि टोटल वेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्प्रिंग से। ठीक है, तो जब हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे कि एक स्प्रिंग के ऊपर या ओवरऑल जो है हमारे स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, तो उसकी मदद से हम स्प्रिंग रेट निकाल देंगे। और स्प्रिंग रेट या स्प्रिंग कांस्टेंट ये हमें कैटलॉग में दिया हुआ होगा। आप जिस भी सप्लायर जिस भी मैन्युफैक्चरर से जो है वो स्प्रिंग परचेज करेंगे तो वहाँ पर ये दिया हुआ होगा। प्रीवियसली मैं स्लाइड दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब हम स्प्रिंग रेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो स्प्रिंग रेट प्लस जो हमारा कंप्रेशन और या डिफ्लेक्शन जो टोटल है, इस इन दो रेफरेंसेस की मदद से हम स्प्रिंग की सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और ये किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, यानी आपका प्री लोड और ऑपरेटिंग लेंथ जो है ये मिलके बन जाती है कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक GIS स्टैंडर्ड का एक पेज ओपन है। इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कोड मेंशन है, उसके अलावा यहाँ पर आउटर डाया बताया हुआ है। मल्टीपल आउटर डायमीटर्स कैटलॉग के अंदर होंगे, मैंने खाली एक पेज को एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। ठीक है, इसका इंटरनल डाया जो है वो हमारे पास यहाँ पर 3 mm आ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर आउटर और इंटरनल डायमीटर है। अच्छा, फ्री लेंथ बता रहा है कि अगर 6 mm का डायमीटर आउटर है, 3 mm का डायमीटर किसी भी स्प्रिंग का जो है वो इंटरनल है, तो उसमें जो अवेलेबल साइजेस हैं लाइटेस्ट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। येलो जो था हमारा लाइटेस्ट लोड डाई स्प्रिंग था। ठीक है, तो इस पे हमारे पास टोटल 15 mm भी है, 20 mm भी है, 25 mm, ये फ्री लेंथ है। इट्स मीन के विदाउट कंप्रेशन जो लेंथ है वो ये है। इसके अलावा भी और अवेलेबल है, सिर्फ मैंने ये एक पेज लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो मैंने अभी फार्मूले बताया आपको, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, स्प्रिंग रेट निकालते हैं। स्प्रिंग रेट जो है वो न्यूटन पर मिलीमीटर और किलोग्राम फोर्स पर मिलीमीटर के हिसाब से, यहाँ पे दोनों वैल्यूज दी हुई होती हैं, तो हम किलोग्राम फोर्स पर मिलीमीटर कैलकुलेट करेंगे। वंस हमारा लेट सपोज ये 0.4 का रेट निकल आता है, ठीक है, तो फिर हमने ये देखना होता है कि हमारी टोटल जो है वो इजेक्टर स्ट्रोक कितना है, यानी ऑपरेटिंग लेंथ कितनी है, और प्री लोड हमने कितना देना है। नॉर्मली प्री लोड आपके स्प्रिंग की टोटल लेंथ का 10 to 12% होता है। 10 to 12%, 15% भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेंथ जो है वो आपकी इजेक्टर स्ट्रोक है, यानी इजेक्टर का मैकेनिज्म कितना ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर आपने देखना होता है। और फाइनली कंप्रेस होने के बाद कितनी लेंथ बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस स्प्रिंग को एज अ रेफरेंस यहाँ पे यूज करूँ कि मैं एक स्प्रिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका आउटर डायमीटर 6 mm है, इंटरनल डायमीटर 3 mm है, और मैंने कैलकुलेट कर लिया 0.4 जो है वो स्प्रिंग रेट मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 30 mm की अगर फ्री लेंथ है तो उसकी सॉलिड हाइट आपके पास आएगी इस स्प्रिंग की 14.2। 14.2 का मतलब है जब आप इस स्प्रिंग को कंप्लीटली कंप्रेस कर देंगे, इसका कंप्रेशन की जो अमाउंट है, जो गैप है, जो पिच है इन दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान, वो कंप्लीटली जब आप प्रेस कर देंगे तो इसकी सॉलिड हाइट जो है वो 14 बन जाएगी। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है कि मिसाल के तौर पर ये तकरीबन 16 mm का प्री लोड और ऑपरेटिंग लेंथ में हम 16 mm यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए। यानी अगर हम ये 6 mm का स्प्रिंग लगाते हैं जिसकी लेंथ जो है वो 30 mm है, तो उसमें जो हमें कंप्रेशन और प्री लोड जो अचीव होगी वो 16 मिलीमीटर होगी। अगर
ये हमारा प्री लोड और आपका जो इजेक्टर स्ट्रोक है इसका अमाउंट लेट सपोज इस स्प्रिंग के लिए 20 है, तो फिर हम ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि 16 के बाद जो है वो आपका स्प्रिंग जो है उसकी सॉलिड हाइट आ जाएगी, यानी वो मज़ीद कंप्रेस नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। आइए अब इन फार्मूलाज को जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि अच्छा, जैसे जैसे आप जो है वो आउटर डायमीटर बड़ा सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही आपकी लेंथ जो है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती जाएगी। जब आप कैलकुलेट करेंगे, डाया छोटा करते रहेंगे तो लेंथ आपको बड़ी यूज़ करनी पड़ जाएगी, और अगर डाया बड़ा करेंगे तो लेंथ छोटी आपको यूज़ करनी पड़ जाएगी। ठीक है, ये अभी फाइनली इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक इजेक्टर प्लेट और रिटर्न प्लेट है जिसकी डायमेंशन है 600 बाय 400 बाय 52। यहाँ पे दो जो है वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं सेम साइज कंसीडर कर रहा हूँ। एरिया जो है वो इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट का सेम होता है, थिकनेस में बाज़ औक़ात डिफरेंसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको सिंपली जो है वो स्टील की डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 1000, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो किलोग्राम्स में वैल्यू आ गई, यानी 206 किलोग्राम टोटल हमारी इजेक्टर प्लेट का वेट आ रहा है। जब हमारे पास ये वेट आ जाता है तो इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है एक स्प्रिंग के ऊपर, ये हमने कैलकुलेट करना होता है, जिसका फार्मूला मैंने बताया था आपको कि वेट जो टोटल वेट है मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नंबर ऑफ स्प्रिंग आप कितने लगाना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली 4 ही लगा रहे होते हैं, इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वो टोटल वेट रखा, 2 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया इन दोनों को, तो हमारे पास एक स्प्रिंग के ऊपर जो है वो 103 किलोग्राम की फोर्स आ गई। ठीक है, अब हमने करना ये होता है कि यहाँ पे मैंने एज्यूम ये किया हुआ है कि ये जो मैं 50 के डाया का जो स्प्रिंग लगाने जा रहा हूँ, इसका प्री लोड का जो डिस्टेंस है ये 10 है। ठीक है, तो आपने करना ये होता है कि पर एक्टिंग फोर्स जो आई आपके पास स्प्रिंग की, उसको आपने सिंपली जो भी आपने ये अमाउंट रखा है, ठीक है, उससे आपने डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास स्प्रिंग रेट आ जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग रेट आने के बाद इसको हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा इजेक्टर स्ट्रोक और प्री लोड कितना है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी ऑपरेटिंग लेंथ, यानी जो हमारा इजेक्टर स्ट्रोक है वो 40 है, और 30 है सॉरी, और हमारा प्री लोड जो है वो 10 है, यानी ये दोनों मिलके बन गए 40 ठीक है, तो अब हमने इस 40 के फिगर को और इस 10.3 के फिगर को जो है वो कंसीडर करना है। इसके बाद आपने करना ये होता है कि आप यहाँ पर मैं जो है वो यूज़ कर रहा हूँ मीडियम लोड डाई स्प्रिंग, जो कि रेड कलर में अवेलेबल होता है GIS स्टैंडर्ड के अंदर। आपने देखना है कि आप कौन सा जो है वो कौन सी टाइप स्प्रिंग की यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपको जो है वो रेट मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये 50 का आउटर डाया है, ठीक है, इंटरनल डाया जो है वो 25 है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखना होता है कि रेट यहाँ पर चार्ट में, लेट सपोज मैं रेड स्प्रिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ही मुझे जो है वो रेट मिल गया 10 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है, और हमारे पास ये 10.3, तो ये नियरेस्ट है। इसके अलावा आपने देखना होता है कि सॉलिड हाइट, तो सॉलिड हाइट लेट सपोज यहाँ पर 93 आ रही है। इस वाले केस के अंदर जो अगर हम देखें तो सिंपली आपने क्या करना है, फ्री लेंथ में से सॉलिड हाइट को जो है वो माइनस कर देना है, तो ये ऑलमोस्ट 94 बन रहा है। ठीक है, तो 94 जो है वो सॉलिड हाइट है, यानी इट्स मीन के इस स्प्रिंग में जो टोटल कंप्रेशन और प्री लोड के लिए मार्जिन है वो आपका 56 मिलीमीटर है। ठीक है, तो क्या 56 मिलीमीटर, और हमें रिक्वायर्ड कितना है, हमें रिक्वायर्ड है 40 इट्स मीन कि हमारा जो एक तो 10 प्री लोड हो जाएगा, फिर 40 हमारा इजेक्टर स्ट्रोक होगा, तो टोटल हमारी कंप्रेशन जो होगी वो 40 होगी, और इस स्प्रिंग में जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितनी अवेलेबल है, 56 अवेलेबल है। यहाँ पे ये कह रहा है मैक्सिमम जो है वो 38 है। ठीक है, कुछ अलाउंस जो है वो जिसे कहना चाहिए कि वो थोड़ा सा गैप मेंटेन रखते हैं, एक सेफ साइड पे आपको बता देते हैं कि इस स्प्रिंग को अगर आप 38 मैक्सिमम जो है वो अमाउंट कंप्रेस
करें, इससे ज़्यादा रेकमेंड ये नहीं कर रहा है। तो हमारा खैर इसमें काम हो जाएगा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो आपने भी ऐसे ही करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जीआईएस स्टैंडर्ड की कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली नेट से सर्च भी कर सकते हैं, जो भी सप्लायर आपके लिए इजी और कन्वीनियंट है। आप इसकी कैटलॉग की सॉफ्ट कॉपी ले लें, हार्ड कॉपी ले लें, और जब भी आप मोल्ड डिज़ाइन करें तो आप ये सिंपल सी कैलकुलेशन कर लें। उससे आप बिल्कुल सही स्प्रिंग सेलेक्ट करेंगे। जब आप सही स्प्रिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपका मैकेनिज्म जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्किंग करेगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना ये होता है कि जब भी आप स्प्रिंग की इंस्टॉलेशन करें तो इसके सेंटर में आप एक शाफ्ट जो है वो गाइड कर दें, जो कि इस स्प्रिंग को गाइड करने के लिए भी यूज़ होगा। बाज़ लोग कोर प्लेट के अंदर बैक एंड पे एक छोटा सा पॉकेट काट देते हैं। मिसाल के तौर पे 50 mm है तो 51 mm का पॉकेट छोटा सा काट देंगे, और इजेक्टर प्लेट में जो है वो 10 mm का पॉकेट काट देंगे ताकि ये स्प्रिंग गाइड हो जाए। लेकिन इसके बीच में कोई गाइडिंग नहीं होगी, तो इसकी वजह से आपके ड्यूरिंग वर्किंग जो है आपके स्प्रिंग के अंदर जो है वो डिफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप इसके अंदर कोई पिन वगैरह यूज़ करें ताकि जब आप इसको कंप्रेस करें तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन ना आए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आपसे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो कमेंट करके मुझे आगाह करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।